नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मंत्रालय के मायने। भारत की सरकार यानी मोदी सरकार ने कल अपने मंत्रालय का विस्तार कर दिया और विस्तार भी एक जंबो विस्तार हुआ है। पहली बार कोई इतने तरीके से मतलब इतने जोरदार तरीके से बदलाव हुआ है। कई ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके पत्ते कट गए। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिल गया। लेकिन इस बदलाव के क्या मायने निकाले जाए? यदि मध्य प्रदेश से जोड़कर देखते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पावर सेंटर बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास नागरिक उड्डयन मंत्री उनको बनाया गया, कैबिनेट मंत्री होंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि वीरेंद्र खटीक एक अपनी सहजता सरलता के लिए पहचाने जाते हैं, उनको भी वही मंत्रालय दिया गया है जो थावरचंद गहलोत के पास था, यानी सामाजिक कल्याण विभाग। सवाल यही है कि जिनके पद घटे हैं, चाहे हम प्रहलाद पटेल साहब की बात करें, वो अब पर्यटन मंत्री नहीं रहे। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि जो 9 रत्न हैं मोदी जी के, उसमें एक रत्न खुद नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी है। तो क्या तोमर से ग्रामीण विकास मंत्रालय लेकर कृषि मंत्रालय उनके पास रहेगा? पर क्या उनके पास संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, और अभी हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी उत्तरांचल में एक भूमिका निभाई। और जब वहाँ मुख्यमंत्री बदले गए तो वहाँ भी वही मौजूद थे, उन्हीं को प्रभारी बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शुमार है, और जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो वो उसकी भूमिका भी निभाते हैं। पर सवाल यही है कि प्रहलाद पटेल के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या दमों के कारण? लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते पूरी तरह बच गए, जहां थे वहीं बने हुए। तो चलिए आज इसी को तलाशते हैं कि आखिर क्या है इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग देना, यानी मंत्रालय का जो वितरण हुआ है उसके क्या मायने निकाले। मेरे साथ इस वक्त अब्बास हफीज जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और जयराम शुक्ल साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, कई तरह के सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं कल से जब मंत्रालय का वितरण हुआ है उसके बाद से। लेकिन ये जो वितरण हुआ है तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि सिंधिया का कद बढ़ा है। हालांकि कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि वीरेंद्र खटीक एक जिम्मेदार मंत्री, यानी उनको बड़ी भूमिका मिली है, चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है और जहां से वो आते हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल कद थोड़ा कम हुआ, क्या मायने निकाले? नहीं मनोज जी, मुझे लगता है कि कद किसी का भी कम नहीं हुआ है। पहले मंत्रिमंडल में सदस्य कम थे तो अन्य मंत्रियों को अतिरिक्त जवाबदारियां निर्वहन करना होती थी। अब चूंकि परिवार का विस्तार हो गया है, मंत्रियों की सीमा बढ़ी है। लगभग जितने मंत्री पहले माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में थे उससे 2 गुने की संख्या पर मंत्रियों की संख्या आ गई है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि विभागों का तो उतना का उतना ही होता है, तो उन्हीं विभागों के अंदर से नए मंत्रियों को जिम्मेदारी देना आवश्यक होती है। तो इसको किसी का कद घटने से या किसी का कद बढ़ने से जोड़ा नहीं जा सकता। थावरचंद जी भाई साहब को राज्यपाल की जवाबदारी दी थी तो उनका जो दायित्व उनके पास था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, वो वीरेंद्र खटीक जी को दे दिया गया है। अब चूंकि बहुत सारे मंत्री इसमें शामिल हुए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो दायित्वों के अंदर कटौती होना स्वाभाविक भी है। और मुझे लग रहा है कि उसको कद जोड़ने से या कद घटने से या बढ़ने से नहीं देखा जाना चाहिए। एक तो बात यह है, मध्य प्रदेश के लिए परम प्रसन्नता का विषय है कि हमको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है जी। और दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो कैबिनेट का मंत्री बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रामाणिकता है, भारतीय जनता पार्टी की जो साख है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो कहता है उसको पूरा करता है। तो ज्योतिरादित्य जी को आज कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया, तो इस बात का सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन सभी लोगों का स्वागत है जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान से सहमत है जी। और उनको अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वे चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने आते, तो 2 कदम वो चलेंगे, 4 कदम भारतीय जनता पार्टी परिवार चलता है। तो आज एक बात का ये भी संकेत दिया है। कांग्रेस के मित्रों की पीड़ा स्वाभाविक है। उनके नेता कमलनाथ जी ने तो कहा था फरवरी के लगभग पिछले वर्ष के सड़क पर उतरना है तो उतर जाए। अब ये अपनी अपनी पार्क की नजरें होती हैं।
कमलनाथ जी जिसको सड़क पर उतरने लायक मान रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने उनको आसमान की जिम्मेदारी सौंप दी, आसमान की देखरेख उनके हवाले कर दी है। जी जी। तो मुझे लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत अच्छे संकेत हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश इन सब हमारे वरिष्ठ नेताओं और जो नवागत मंत्री हैं उन सब के नेतृत्व में प्रगति करेगा, और वो अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की देखभाल तो करेंगे, पर चूंकि मध्य प्रदेश में उनका गर्भनाल है तो मध्य प्रदेश को मुझे लग रहा है कि अतिरिक्त स्नेह प्राप्त होगा। अब्बास हफीज जी, आप कह रहे थे सड़क पर उतरने की बात कह रहे थे कि अब वो सड़क पर उतर ही जाएं, लेकिन अब वो आसमान में उड़ेंगे? वो उड़ना चाहते नहीं थे, वो रेल में बैठना चाहते थे, रेल में बैठ के दौरे करना चाहते थे। अब उनको आसमान ने वहां भेज दिया जिनकी संपत्तियां बेचने की कगार के ऊपर सरकार खड़ी हुई है। तो समझ में आता है कि कितना सम्मान कितना अपमान। अब हमारे उमेश भाई की तो मजबूरी है, वो इसको सबको सम्मान की निगाह से देखेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि वीरेंद्र कुमार जी को इतना सम्मान मिला कि वो सिंधिया जी के भी ऊपर चले गए, मध्य प्रदेश से ही आते हैं, और ये अच्छा संकेत है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कल सरकार ने इस बात को कम से कम मान लिया भाजपा की, तो उनके जो मंत्रियों के विभाग थे वो गलत या तो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, एलोकेटेड थे, जिसमें उन्होंने सही काम नहीं किया। अपनी नाकामी भी मान ली। स्वास्थ्य के विभाग के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा इस बात का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को जिस तरह से लापरवाही से लिया और जो देश के यहाँ तबाही हुई, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो लोग हैं। वैसे तो अच्छी बात है ना, कोई अपनी भूल सुधार ले। कांग्रेस में भूल ही तो नहीं सुधर रही, वही तो दिक्कत है। ये भूल सुधारना नहीं होता है, ये अपना चेहरा संवारना होता है, और चेहरा संवारने के बाद अगर जनता को फायदा नहीं पहुंचे तो जनता वो हाल करेगी। जनता जानती है, जनता मन बना चुकी है। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने वाले विभागों के को इधर उधर कर देना, मंत्रियों के चेहरे बदल देना, रेल मंत्री को उस काबिल नहीं समझ के कहीं और भेज देना, स्वास्थ्य मंत्री को काबिल नहीं समझ के घर भेज देना, ये मंत्रिमंडल विस्तार तो है नहीं, ये तो मंत्रिमंडल परिवर्तन है, जिससे शायद बीजेपी को लगता है कि उनकी सरकार की छवि परिवर्तन भी हो जाएगा। जो छवि परिवर्तित नहीं हो सकती है, जो आपने पाप किए हैं उसको ढोना पड़ेगा, और जनता समझ चुकी है। जनता बहुत जागरूक है। आज सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है। आप लोग जो है पूरे देश भर की आज खबरें एक जरा में समेट के रख देते हैं सबके सामने। तो ये इस युग के अंदर वो चीज संभव नहीं है जो भाजपा सोचती है। जो गलतियां की हैं वो इससे साफ नहीं हो सकती हैं। छवि सुधारने की एक्सरसाइज, जिसको PR एक्सरसाइज कहा जाता है। आखिरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात मनोज जी, आज इस्तीफा जिसका होना था उसका नहीं हुआ। इस्तीफा तो मुखिया का होना चाहिए था, जिस मुखिया के राज के अंदर आज पूरे देश में तबाही हुई। तो ये जो ताली कप्तान की होती है, तो गाली भी कप्तान की होनी चाहिए, पर भाजपा में सिर्फ आज ताली ही कप्तान की है। ये दुखद है। आप चेहरे बदल। मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा कि मुखिया क्यों आखिर रिजाइन करे। मेरे साथ जयराम शुक्ल साहब जुड़े। सर, समग्र प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, खासकर विभाग वितरण के बाद मध्य प्रदेश को क्या मिला और देश को क्या मिला? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक तो बात यह है कि एक बड़ा विश्वसनीय चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में मोदी जी के कैबिनेट में आया, और इससे एक बड़ा मैसेज ये किया कि योग्यता की कदर होती है, भले ही कोई दूसरे दल में रहा हो और इस दल में आ गया। माधवराव जी बहुत बड़े परफॉर्मर माने जाते थे जब वो रेल मिनिस्टर थे, एविएशन मिनिस्टर थे, और वही छवि लोग ज्योतिरादित्य जी में भी देखते हैं। यूपीए में जब वो मिनिस्टर रहे तब भी उनके परफॉर्मेंस की सराहना होती रही है। तो उस दृष्टि से पढ़े लिखे हैं, उस दृष्टि से एक तो पूरे मंत्रिमंडल में ये नए दायित्व और फेरबदल की बात देखी जाए तो ये बड़ी स्पष्ट हो जाती है देखने को कि मोदी जी ने विशेषज्ञ, पढ़े लिखे और काबिल लोगों को चुनने की कोशिश की है जी। और जिनको विभाग दिया है, जैसे रेल मिनिस्टर साहब जो बने हैं, उनकी प्रोफाइल हम लोग पढ़ रहे थे, सभी ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से काबिल आदमी हैं, IIT से एमटेक हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और किस तरीके से अटल जी के निजी सचिव रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी रहे हैं अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। जैसे एस जयशंकर नॉन पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन विदेश मंत्री के रूप में है, तो एक पूरी दुनिया में विदेश नीति को लेके उनका जो परफॉर्मेंस है अब तक का औसत से ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। तो पहली चीज, इस पूरे फेरबदल में योग्यता को और के साथ मीनाक्षी लेखी को भी जोड़ा है।
जी जी, मीनाक्षी लेखी तो प्राणनाथ लेखी की बेटी हैं। प्राणनाथ लेखी तो बहुत उद्भट वकील थे। मीनाक्षी लेखी भी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर रही हैं। तो इस तरीके से एक तो योग्यता पर नजर रखी है और ये इसको सेकेंडरी रखा है कि किसकी कितनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ तक कि ये भी सेकेंडरी रखा है कि संघ से किसका कितना रिश्ता या नाता है। अब रही मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश में थावरचंद जी राज्यपाल बना दिए गए, तो उनका स्थानापन्न डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पढ़े लिखे और बड़े जिनेन, जिनको अनुसूचित जाति का एक बड़े चेहरे के रूप में है। और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि जैसे थावरचंद गहलोत साहब को प्रमोट किया गया पिछले 2014 से लेकर अब तक, यहाँ तक कि रामनाथ कोविंद के पहले राष्ट्रपति के प्रबल दावेदार गहलोत साहब थे। कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि निकट भविष्य में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक पूरे देश भर में एक बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। और हाँ, एक बहुत प्रोमिनेंट दलित चेहरा। दूसरी चीज क्या है ना, वो पुराने विंध्य प्रदेश से नेतृत्व करते हैं। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ये विंध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। तो इस क्षेत्र में भी एक प्रतिनिधित्व की कमी देखी जा रही थी मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे गेन हुआ था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो एक भरपाई इसकी भी होगी वीरेंद्र कुमार जी की को लेके। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने अब तक या तो इस तरीके का दुस्साहस राजनीतिक रूप से इंदिरा जी किया करती थी कि मोदी जी ने किया। जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि चलिए ये दुस्साहस करना, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जैसे, प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं को मंत्रालय ले लेना, हर्षवर्धन सिंह से मंत्रालय ले लेना, उसके बाद जो मंत्रालय घटे हैं वो दूसरे अपने सहयोगियों को दे देना, खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे नरेंद्र सिंह तोमर साहब के पास था लेकिन वो अब कहीं और चले गया, या रेल मंत्रालय के ऐसे नए आईएएस अफसर को देना जो पहले अफसर रहा हो, आईटी का विद्यार्थी रहा हो, एमटेक रहा हो। तो इसके क्या मायने? मेरे साथ उमेश जी जुड़े हुए। उमेश जी, नागरिक उड्डयन विभाग की जब बात आती है, अब्बास जी भी वही कह रहे थे कि वो ऐसा विभाग है जहां अधिकांश संपत्तियां बेचने की तैयारियां है, लगातार कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। तो क्या ऐसे में बतौर चैलेंज उनको दिया गया है कि अब इसको ठीक करके देना? और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक अनुभव भी है और निश्चित रूप से वो दिखाएंगे भी कि मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या ये परीक्षा की घड़ी होगी उनके लिए? देखिए, जो जयराम जी भाई साहब ने कहा है, मैं इस बात का उत्तर वहीं से उठाकर देता हूं मनोज जी। ज्योतिरादित्य जी की जो आप शैक्षणिक योग्यता देखेंगे, राजनीतिक अनुभव तो खैर उनको आनुवांशिक प्राप्त है, वो तो उनके गुणसूत्र में निहित है। वे जिस परिवार से आए हैं वहां पर तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अभिजात्य राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे माधवराव जी, और उनकी अपनी प्रवीणता थी। वे बहुत दक्ष और कुशल राजनेता थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी जो मुझे लगता है कि वो हार्वर्ड से एमबीए करे हुए हैं, तो उनकी अपनी योग्यता है, उनका अपना अनुभव है। और जहां तक चुनौती का प्रश्न है, तो चुनौती को आमंत्रित करने में और उस चुनौती का सामना करने में ज्योतिरादित्य जी को महारत हासिल है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मित्रों से ज्यादा इसका अनुभव और किसको हो सकता है। जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनौतियों को आमंत्रित करा और उन चुनौतियों को खुली चेतावनी देकर निपटा कर और निर्णायक विजय प्राप्त करके वे आगे बढ़े हैं। तो अगर उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, तो ये तो अब कांग्रेस के मित्रों की अपनी कल्पनाएं कि सारी परिसंपत्तियां बेची जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नेता होता है, जो नायक होता है या जो सेनापति होता है, वो अपनी कार्य पद्धति, अपने युद्ध कौशल से उस युद्ध के सारे नियमों को परे धर कर भी निर्णायक विजय प्राप्त करता है और परिणाम को परिवर्तित करता है। तो हो सकता है कि ऐसा भी देखने में आया होगा या इसके बारे में भी विचार हुआ होगा। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि चाहे ज्योतिरादित्य जी हो या माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित अन्य सभी विभागों के मंत्रीगण हैं, जिनकी एवरेज आयु 58 के आसपास मानी गई है पूरे मंत्रिमंडल की, इसमें योग्यता को प्राथमिकता दी गई है। और ये भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने, जयराम जी भाई साहब ठीक है, वो उनका अपना शब्द हो सकता है कि दुस्साहस किया है, पर मुझे लग रहा है कि ये दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की दैनंदिनी में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी एक कार्य पद्धति होती है, उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य और दुस्साहस तो इसलिए भी कहा जाएगा, मेरे ख्याल से ठीक कहा होगा, जैसे रविशंकर प्रसाद जी से त्यागपत्र ले लेना,
या प्रकाश जावड़ेकर जैसे व्यक्ति से त्यागपत्र ले लेना। हर्षवर्धन सिंह ठीक है, कोविड के कारण विवादों में आए, और जहां तक हम बात करें प्रसाद साहब की, तो वो भी एक ट्विटर वाला जो मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया का, उसको लेकर वो विवादों में आए। लेकिन ये बड़ी बात है, तो इसको क्या कहा जाएगा? निश्चित रूप से वही कहा जाएगा जो जयराम सुख साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं तो उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अरे जयराम जी की विद्वता का तो मैं तो उनका एकलव्य की भांति समर्थक और प्रशंसक हूँ। मैं तो उनको निरंतर प्रतिदिन पढ़ता हूँ। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो दुस्साहस शब्द जो है ना, मैंने ये नहीं कहा कि वो शब्द अनुचित है। मैंने ये कहा कि यह दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में शामिल है। इस प्रकार के दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का अविभाज्य अंग है ना। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता। अब किस कार्यकर्ता के लिए कौन सा कार्य और कौन सा कार्यकर्ता ठीक ढंग से कर सकता है, ये पार्टी का संगठन और नेतृत्व तय करता है। और चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन या मंत्रिमंडल के परिवर्तन का जो विशेष अधिकार है, वो प्रधानमंत्री के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास सुरक्षित आरक्षित था। और उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से जो उनकी अपनी टोली रही होगी कोर कमेटी की, उनके साथ भलीभांति विचार करके ये जो नया कैनवास दिया है, और इसमें जिस तरह के रंग भरे, मुझे लग रहा है कि ये रंग जो है मोहक है और ये आने वाले भारत की सुंदर तस्वीर खींचेंगे। अब्बास जी, मोहक है रंग, लेकिन आपको बेरंग दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि एक बड़ी बात कही जयराम शुक्ल साहब ने भी कि इंदिरा की तर्ज पर मोदी नजर आए। उन्होंने वही दुस्साहस किया जो इंदिरा जी कड़े कदम उठा लिया करती थी, और ये अपने आप में एक बड़ी बात तो है। कड़े कदम तो उठाए गए बड़े बड़े मंत्रियों से। अब आप उसको ये इस तरीके से देखेंगे, स्वाभाविक तौर पर आप विपक्ष में है तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या वो परफॉर्मर नहीं थे? जाहिर सी बात है, परफॉर्मर नहीं थे तो बदल दिया, लेकिन बदलने की क्षमता भी तो चाहिए ना किसी व्यक्ति के भीतर। पिछले 7 साल से मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और हर एक व्यक्ति जो न्यूट्रल होगा वो देखेगा और कहेगा भी कि इंदिरा जी को और नेहरू जी को कॉपी करने के चलते मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, और करना भी चाहिए। हमारे देश के आइडल हैं, आइकन हैं, तो आगे मोदी जी भी हो अच्छा होगा, लेकिन बोल के भी करना चाहिए और उसको उनको सम्मान भी देना चाहिए। अब रही बात जो मुद्दे की है, किस तरह के कदम उठाए गए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक बात कही कि काबिलियत के आधार पर, मैं इससे असहमत हूँ। काबिलियत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पर मोदी सरकार में कुछ नहीं होता। काबिलियत के आधार पर अगर बनाया गया होता तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर नहीं जाते। आपको रविशंकर प्रसाद जी को देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तो बहुत फ्रंट मोर्चे के और फ्रंट फुट से आके लड़ाइयाँ लड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, सरकार के खिलाफ जो उठ रही थी चीजें, उनको इसलिए बदला गया। गंगवार साहब को सिर्फ इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि वो क्रिटिकल थे योगी गवर्नमेंट के यूपी के अंदर कामकाज को लेकर। तो ये काबिलियत का पैमाना नहीं है। और काबिलियत का पैमाने के ऊपर एक बात कही गई जयशंकर साहब, तो वो तो बहुत बड़ा उदाहरण है। जयशंकर साहब के मैं कहता हूँ पृष्ठभूमि जरूर ऐसी है। उनके पिताजी जो थे वो इंदिरा गांधी जी के बहुत खास सलाहकारों में थे। परमाणु जो हमारा कार्यक्रम था उसको लेकर भी, बांग्लादेश के इंटरवेंशन को लेकर भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जयशंकर साहब से जो उम्मीदें थी, क्या हुआ उनकी उम्मीदों का, क्या हुआ उनकी काबिलियत का? मनोज जी, कि हमारे संबंध तार हो गए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। जितनी कार्रवाइयां भारत के ऊपर देखने को मिली हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो कभी नहीं मिली। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए, जो भी था, वो रक्षा विभाग का मामला है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन नेपाल का क्या हुआ हमारे संबंध का? चाइना से क्या हुआ? म्यांमार बर्मा से क्या हुआ? बांग्लादेश से कहाँ हमारे संबंध है? श्रीलंका से हमारे क्या संबंध है? लेकिन अभी कई कड़े फैसले भी लिए। कोविशील्ड को यदि रोका गया तो आप देखिए कि किस तरह वो जयशंकर प्रसाद की पूरी रणनीति रही है। यार कोई साबित नहीं हुआ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नितिन गडकरी जी जैसा काम कर सकते थे, पर आज बाहर बैठे हुए हैं या बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ ये है माई वे और द हाईवे। मोदी जी के हिसाब से चलेंगे तो काम किया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैं आखिरी बात कहता हूँ, क्या काबिलियत के आधार पर प्रकाश जावड़ेकर साहब और रविशंकर प्रसाद साहब स्मृति ईरानी जी से बहुत कम है जो वहां पर बैठी हैं आज भी? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोचनी होंगी। 43 मंत्री नए लाए जरूर हैं, हमारी सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि ये जनता के काम करें, पिछले मंत्रियों की तरह काम नहीं करें, पिछली सरकार की तरह पपेट बन के काम नहीं करें, रिमोट कंट्रोल नहीं रहे, काम करेंगे भाजपा को। लेकिन अब्बास जी, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद ठीक है, वो आपकी नजर में होगा, लेकिन कद तो बड़ा है, और बढ़ता हुआ कद लगातार हमने अभी देखा। मालवा के दौरे पर भी एक खासा भारी भरकम जुलूस, लोगों का आना, लोगों का उनके प्रति समर्पण दिखाना, ये सब कहीं चिंता बढ़ाएगा कांग्रेस की? बिल्कुल चिंता नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि और अच्छी बात है कि उनको जो मिलना था वो मिल गया और सौदेबाजी की राजनीति पर मोहर लग गई है। जनता ने भी देख लिया कि ये सम्मान किसका था, जनता के सम्मान की लड़ाई थी या खुद की अति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की लड़ाई थी। तो ये सारी चीजें जनता ने देखी हैं। आप देखिए क्या काम करते हैं, अपना काम करते हैं, जनता की सड़कों पर उतरते हैं। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक भी इंतजार कर रहे हैं उनका, वो आएंगे, उनके काम करेंगे। नहीं कर पाएंगे, जनता समझ जाएगी। चलिए,
जयराम शुक्ल सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा, यदि प्रहलाद पटेल का कद कम हुआ है तो इसकी वजह क्या दमोह का उपचुनाव देखा जाए? दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर साहब की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय, हालांकि सहयोगियों को देना ही था, इतना विभाग वो नहीं संभाल सकते थे, पर उनकी एक अलग रणनीति, अलग एक काम करने का तरीका रहा है, खासकर संगठन की दृष्टि से भी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में शिक्षा विभाग या फिर सहकारिता को लेकर जिस तरह से एक नया विभाग गठित हुआ है और अमित शाह साहब को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, ये सब क्या क्या जो चीजें विचारधारा को बदलती है वो बीजेपी अपने खास लोगों को देना चाहती है? देखिए, पहली चीज तो बड़ा दृढ़ और बड़ा स्पष्ट मत सबके दिमाग में होना चाहिए कि किसको कौन सा विभाग दिया गया। इसके पीछे उन लोगों ने निश्चित तौर पे गंभीर अध्ययन और उसके दूरगामी परिणाम किए होंगे और हमसे बेहतर उनको जानते होंगे जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, है ना। हम लोग तो उतना नहीं जानते, सिर्फ अखबारों में नाम पढ़ के, या कभी कभार हम लोग में से तो बहुत ऐसे हैं जो इन सबसे मिले भी नहीं होंगे और इनके बारे में जानते नहीं। ठीक बात। तो अपने दिमाग में ये मान्यता बना लेनी चाहिए कि जिसको जो दायित्व दिया गया है बहुत सोच समझ के आगे पीछे का अध्ययन करके उसके क्या परिणाम निकलेंगे और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका पूरा अध्ययन किया गया होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि संतोष गंगवार, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर जी, इनकी जिनकी बात कहते हैं कि ये बड़े कद्दावर और परफॉर्मर नेता थे और इनको क्यों हटा दिया गया। तो दूसरी चीज ये कि इनके ही समकक्ष या इनसे भी ज्यादा योग्य पार्टी में बहुत सारे सांसद हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, उनका परफॉर्मेंस तब देखेंगे जब उनको दायित्व मिलेगा। तो पहली चीज तो ये धारणा बनानी चाहिए कि आज जो मेरे लिए नया है, 4 साल 5 साल बाद हम उसको एक बेस्ट परफॉर्मर मिनिस्टर के रूप में देख सकते हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आ रहे हैं और गुजरात के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोकमैनशिप वाली जो लाइन थी इस समय राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कमजोर दिख रही। मुझे लगता है कि रविशंकर जी को और प्रकाश जावड़ेकर को अपने ये कम्युनिकेशन के फ्रंट लाइन पे भारतीय जनता पार्टी रखने जा रही। मैं जो कह रहा हूँ कल देखिए हलचाल हो जाएगी। ठीक बात बोल रहे हैं। क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो सबसे धारदार और प्रभावी चेहरे प्रवक्ता के रूप में यदि कोई था तो जावड़ेकर साहब थे और रविशंकर प्रसाद जी थे। तो आप निकट भविष्य में इनकी बदली हुई भूमिका आप देख सकते हैं जो कि पार्टी संगठन या सरकार के लिए मुफीद लग रही होगी, इसलिए इनको इस काम के लिए मुक्त किया है और गंगवार साहब को भी। तो ये कयास लगाना या इस तरीके से अंदाज लगाना कि ये योग्य थे इनको हटा दिया गया, ये उतने योग्य नहीं थे इसलिए इनको नहीं दिया गया, ये एक हमारी हाइपोथेटिकल सोच हो सकती है, एक आभासी सोच हो सकती है। वास्तविक ये है कि जब तक कि वो उस पद में काम करें और उसका रिजल्ट सामने प्रस्तुत करके ना दें तब तक उनके बारे में हम अभी से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जरूर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा फेरबदल और ऐसा विस्तार करके और एक नया चेहरा देके, जैसे एक मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनरेशन नेक्स्ट की बात कर रही है। अब तक के इतिहास में ये सबसे युवा मंत्रिमंडल है। इस मंत्रिमंडल की औसत उम्र 58 वर्ष है, 58 ईयर्स है। तो ये अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहलाएगा और इसी थीम पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह काम कर रही है। क्या सहकारिता को लेकर एक अलग तरह से, क्योंकि महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ सहकारिता का एक अलग मॉडल रहा है और फिर अमित शाह को वो जिम्मेदारी मिलना एक अलग रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए है कि गुजरात और महाराष्ट्र की जो समृद्धि है वो सहकारिता पे सवार होके आती है। आज गुजरात के सहकारी संस्थान पूरी दुनिया के रोल मॉडल है। अमूल एक सहकारी संस्थान है और आज मतलब हम डेयरी प्रोडक्ट में आंख मूंद कर यदि किसी उस पे जाते हैं तो वो अमूल है, वो किसी एमएनएस मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, वो किसी कारपोरेट घराने की नहीं है। अमूल सहकारी संस्था है और ऐसा ब्रांड नेम है कि लोग आंख मूंद के उसकी ऐसी विश्वसनीयता है कि आंख मूंद के उसको वो करते हैं। उस तरीके से महाराष्ट्र में भी सहकारी संस्थानों के जो प्रोडक्ट है, जैसे लिज्जत पापड़, ये भी सहकारी संस्थानों का ही प्रोडक्ट था और लिज्जत पापड़ तो घर घर के स्वाद में शामिल हो गया। तो सहकारिता के जो अच्छे परिणाम
महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे या अन्य राज्यों में थे, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में है कि इस देश को यदि हम प्रगति के पंख लगाने हैं या आगे ले जाने हैं, या गुजरात जैसे धनी साधन और संपन्न किसानों को करना है, क्योंकि फोकस पूरा किसानों के ऊपर है कि वो मतलब वो संपन्न हो और वो एक मुख्य धारा में, मतलब जिसको कहते हैं ना, आज किसान की बात हम करते हैं तो एक पूरा गरीबी का चित्रण उसके इर्द घूम जाता है। तो किस तरीके से हम कृषि को, किसान को साधन संपन्न, धन संपन्न, सक्षम बना सकते हैं, सहकारिता उसका एक बड़ा आधार हो सकता है। और उनके पास उसका रोल मॉडल गुजरात है, गुजरात से प्रधानमंत्री भी है और गुजरात से अमित शाह भी है। तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में यदि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसानों के बीच, तो वो सहकारिता की होगी। और ये सामने किसानों का आंदोलन चल ही रहा है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसा होना चाहिए था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये निश्चित है कि भारत सरकार का जो नया मंत्रालय दिखाई दे रहा है, नए मंत्री, नई टीम, तो ये साफ नजर आ रहा है कि एक तीर कई तरह के निशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाने का प्रयास किया है। सहकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचना शायद ये उद्देश्य होगा सरकार का, लेकिन यदि हायर एजुकेशन या एजुकेशन को कैसे ठीक करना है, शिक्षा को कैसे ठीक करना है, तो धर्मेंद्र प्रधान वही है जो एबीवीपी से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं, संघ के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, क्योंकि विचारधारा यदि प्रतिपादित होती है तो फिर काम भी आगे उसी तरह से होगा। लेकिन समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को हटाया गया है वो किस जिम्मेदारी में नजर आएंगे, क्योंकि उनका काम हमने देखा है सरकार नहीं बनने से पहले भी, सरकार बनने के बाद भी, कि किस तरह अपनी पार्टी की बातों को वो आगे बढ़ाते। तो क्या वो वही नजर आएंगे? लेकिन मध्य प्रदेश को जो मिला है निश्चित है संतोष करना चाहिए, पर आगे क्या होगा इस पर नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।